ऑल ऑफ यू, जय हिंद। मैं अजय रावल आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 11वीं NCERT से संबद्ध इतिहास विषय चैप्टर 5 यायावर साम्राज्य। हम टेस्ट एवं अभ्यास कार्य को शुरू करें इसके पहले आप मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की सूचना समय पर मिल सके। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनुभाग 2 कक्षा 11वीं अनुभाग 2 चैप्टर 5 है यायावर साम्राज्य का। आज हम टेस्ट एवं अभ्यास कार्य प्रारंभ करें इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना अवलोकन कर सकते हैं। वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक आपको उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि आप भी टेस्ट दे सकें। स्क्रीन पर भी आपको मेरे YouTube चैनल की लिंक दिख रही है, आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट एवं अभ्यास कार्य। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आप नाम डालना चाहें, मोबाइल नंबर आपके जो भी हो, संस्था का नाम जो भी हो। अब टेस्ट में पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, यायावर शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन है आपके पास घास का मैदान, तुमन, आंडा या घुमक्कड़ी। तो यायावर शब्द का अर्थ होता है घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी है ना, यायावर शब्द का अर्थ घुमक्कड़ी होता है। जो लोग घुमक्कड़ जीवन बिताते हैं, घुमक्कड़ से तात्पर्य है जो अपने भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, वे सभी यायावर कहे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मंगोल कबीले के सरदारों की एक परिषद को क्या कहा जाता है। नोयान, कनात, कुरिलताई या तामा। तो इसका राइट आंसर है कुरिलताई। मंगोल सरदारों की एक परिषद को कुरिलताई कहा जाता था। इसी परिषद ने चंगेज खान को 1206 ईस्वी में समुद्री खान अर्थात सार्वभौम खान की उपाधि से सम्मानित किया था। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा समुद्री खान, यह आपका एक और क्वेश्चन तैयार हो गया है कि समुद्री खान की उपाधि किस संस्था ने प्रदान की थी। तो कुरिलताई संस्था ने प्रदान की थी, जो मंगोल सरदारों की एक परिषद थी। ठीक है, तथा यह मंगोलों का महानायक भी घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगोलों की सैन्य टुकड़ियों को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है आपके पास तुमन, उलूस, नोयान या याम। तो इसका राइट आंसर है नोयान। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुमन भी कर देते हैं, जबकि तुमन गलत है। तुमन क्या है, मंगोलों की सैन्य टुकड़ी, जो सबसे बड़ी सैन्य टुकड़ी होती है उसको तुमन कहा जाता है। इसका जो यहाँ का जो राइट आंसर है, मंगोलों की सैन्य टुकड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, नोयान इसका राइट आंसर। इसका आंसर आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में एक नवीन इकाई का गठन किया था। ठीक है ना, अपने 4 पुत्रों के नेतृत्व में उसने नई सैन्य टुकड़ियों का गठन किया था, जिसे ही नोयान कहा जाता है। ठीक है, अपने 4 पुत्रों के नेतृत्व में नई सैन्य टुकड़ियों का गठन किया, जिन्हें नोयान कहा जाता है। ठीक है, नोयान के कप्तान महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, जिनका चयन विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता था। मतलब नोयान के जो भी व्यक्ति होते थे उनका चयन बहुत विशेष प्रक्रिया से होता था, और इस नवीन सैन्य इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई को तुमन कहा जाता था। ठीक है, तुमन भी क्लियर हो गया आपका। इस नवीन सैन्य इकाइयों में सबसे बड़ी इकाई को तुमन कहा जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा सैनिक सम्मिलित होते थे। तो इस इकाई में विभिन्न कबीलों और कुलों के 10,000 सैनिक सम्मिलित होते थे। तो आपका एक और वस्तुनिष्ठ तैयार हुआ यहाँ पर, तुमन में कितने सैनिक सम्मिलित थे, 10,000 सैनिक सम्मिलित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरकारा पद्धति संबंधित थी। ऑप्शन है आपके पास सैन्य व्यवस्था, संचार व्यवस्था, विधि संहिता या सामाजिक व्यवस्था। तो हरकारा पद्धति जो थी
यह संचार व्यवस्था से संबंधित थी। अब हरकारा पद्धति का जो आपका क्वेश्चन भी आ सकता है, इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मंगोलों ने अपने साम्राज्य के दूरवर्ती, मतलब ऐसे क्षेत्र जो राजधानी से बहुत दूर थे, उन क्षेत्रों में परस्पर संपर्क बनाए रखने के लिए एक विशेष संचार पद्धति को अपनाया था, जिसे क्या कहते थे, हरकारा पद्धति कहा जाता है। इसको याम भी कहा जाता है। ठीक है, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, 4 या 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि हरकारा पद्धति की विशेषताएं क्या है। तो आपको यहाँ पर विशेषताएं भी बता रखी है, देखिएगा। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह थी कि इसके अंतर्गत निश्चित दूरी पर बनाई गई सैनिक चौकियों में स्वस्थ और शक्तिशाली घोड़ों सहित घुड़सवार संदेशवाहक को तैयार रखा जाता था। यह संदेशवाहक सूचनाओं को अत्यधिक तीव्र गति से एक चौकी से दूसरी चौकी तक पहुंचाते थे। इसके परिणाम स्वरूप विस्तृत साम्राज्य के दूरवर्ती इलाकों में होने वाली घटनाओं की सूचना बहुत ही कम समय में मंगोल के शासकों तक पहुंच जाती थी। ठीक है, हरकारा पद्धति के संचालन के लिए राज्य के द्वारा एक विशेष प्रकार का कर भी लगाया जाता था। अब हरकारा पद्धति को व्यवस्थित संचालित करने के लिए एक प्रकार का कर भी लिया जाता था, जिसे कुबकुर के नाम से जाना जाता था, है ना। ये एक और क्वेश्चन आपका तैयार हुआ। कुबकुर क्या है? यह भी एक प्रकार का कर है। जो यायावर लोग पशु समूह जो पालते थे, तो उनका 10वां हिस्सा कर के रूप में वसूल किया जाता था। ठीक है, यहाँ पर आपके 2 बहुविकल्प क्वेश्चन भी तैयार हो गए हैं और आपका निबंधात्मक क्वेश्चन भी तैयार हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, यास क्या थी? ठीक है, तुमन, विधि संहिता, आम या नोयान? तो यास क्या है? यह विधि संहिता है। यास चंगेज खान की विधि संहिता थी। अब विधि संहिता का तात्पर्य होता है जिसमें नियमों का उल्लेख हो, है ना, नियम पुस्तिका जिसे हम कह सकते हैं। तो यह यास चंगेज खान की विधि संहिता थी। इसको मौलिक रूप में यास को यसाक लिखा जाता था, है ना। कहीं कहीं पर आपको यसाक भी लिखा हुआ मिले तो वह यास ही है, जिसका अर्थ होता है विधि या आदेश, है ना। इसका अर्थ भी कभी आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। यसाक लिखा जाता था जिसका अर्थ विधि या आदेश होता है। वर्तमान शोध के आधार पर यह माना जाता है कि यास का संबंध प्रशासनिक नियमों से था। यदि वर्तमान की बात करें तो यास क्या थी? प्रशासनिक नियमों का एक संग्रह थी। ऐसा माना जाता है कि चंगेज खान ने 1206 ईस्वी में कुरिलताई में इसे लागू किया था। सबसे पहले जिस परिषद ने इसको समुद्री खान की जो उपाधि प्रदान की थी, उस पर ही इन कानून को या इन प्रशासनिक नियमों को लागू किया गया था। 13वीं शताब्दी के मध्य तक यास काफ़ी महत्वपूर्ण बन गया था और उसे चंगेज खान की विधि संहिता के तौर पर माना जाने लगा। यह एक प्रमाणिक संहिता थी जिसके माध्यम से मंगोल समान आस्था वाले लोगों को एकीकृत करने में सफल हुए एवं लंबे समय तक शासन करने में भी सफल रहे। चंगेज खान और जो मंगोल थे, इन्होंने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया और इनके एक विचारधारा वाले जो लोग थे, उनके माध्यम से इन्होंने अपनी सेना भी तैयार की थी और वहाँ पर इन्होंने अपना शासन भी किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम क्या था? ऑप्शन है आपके पास येसुजेई, बोर्टे, जोची या तेमुजिन। तो चंगेज खान का प्रारंभिक नाम या वास्तविक नाम क्या था? तेमुजिन था। चंगेज खान का प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। ठीक है, अब जन्म पूछा नहीं है लेकिन आप इसको भी याद करिएगा। उसका जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनो नदी के पास हुआ था, है ना। ये उसका स्थान है, मंगोलिया का स्थान बता रखा है। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे मंगोलिया स्थित है? तो ओनो नदी के पास। उसके पिता का नाम येसुजेई था, है ना। ऑप्शन में आपको बता रखा है, तो येसुजेई उसके पिता का नाम था, जो कियात कबीले के मुखिया माने जाते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, अब आपको एक से अधिक विकल्प या सभी विकल्प सही हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए पूरी कोशिश की गई है कि विकल्पों के माध्यम से ही आपके प्रश्नोत्तर भी तैयार किए जा सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, चंगेज खान की उपलब्धियाँ कौन कौन सी थी? ठीक है, यह आपका निबंधात्मक क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। इसके ऑप्शन है, चीन की महान दीवार पर अतिक्रमण किया, पीकिंग को नगर को लूटा, फारस साम्राज्य को लूटा एवं उसको तहस नहस कर दिया और उत्तरी भारत को लूटा। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें पहला
दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही नहीं है ना। चंगेज खान की उपलब्धियों में चीन की महान दीवार पर अतिक्रमण बिल्कुल किया इसने, ठीक है। पेकिंग नगर को भी लूटपाट की, जो चीन का महत्वपूर्ण नगर माना जाता है उस पर भी इसने लूटपाट की, और ख्वारिज़्म साम्राज्य को इसने वहाँ पर लूटा और उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। ये इनकी उपलब्धियों में ऊपर के 3 बिंदु है, लेकिन चौथा बिंदु सही नहीं है, तो आपको इसको सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, चंगेज खान की सफलता के क्या कारण थे, ठीक है। चंगेज खान इतना सफल क्यों हुआ? ऑप्शन है आपके पास, घुड़सवार सेना, तीरंदाजी का विशेष अनुभव, अपने सैन्य अभियान शीत ऋतु में अधिक संचालित करना, और उत्कृष्ट इंजीनियरों का साथ। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं वो चारों सही है, क्योंकि चंगेज खान की सफलता के यही कारण रहे हैं। ये आपका निबंधात्मक क्वेश्चन भी बन जाएगा। यहाँ पर आपको चारों सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा, घुड़सवार सेना, उनके पास, चंगेज खान के पास या मंगोलों के पास में घुड़सवार सेना काफ़ी मजबूत थे, ठीक है। जो आसपास के जो तुर्क लोग थे वो भी इनकी सेना में सम्मिलित किए गए थे, ठीक है। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सफलता का कारण था। तीरंदाजी का विशेष अनुभव, ठीक है। तो ये तीरंदाजी में भी जो तीर कमान जो चलाते थे इनको विशेष प्रशिक्षण दिया जाता था और ये इनमें निपुण थे। अपने सैन्य अभियान शीत ऋतु में अधिक संचालित करना, सबसे महत्वपूर्ण बात चंगेज खान और मंगोलों की, यह अपने जो सैन्य अभियान संचालित करते थे शीत ऋतु में करते थे, ताकि शीत ऋतु में चारों तरफ बर्फ जम जाए और उन बर्फ में से ही गुजर कर यह अपना रास्ता करते थे, ताकि लोगों को पता भी नहीं चलता था और यह सामने वाले राज्य पर आसानी से हमला कर देते थे और उन्हें अपने कब्जे में कर लेते थे। उत्कृष्ट इंजीनियरों का साथ, है ना, उस समय कई उत्कृष्ट इंजीनियर भी थे जो कई प्रकार के हथियार बनाते थे और उनके माध्यम से चंगेज खान सफल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगोल सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। ऑप्शन है आपके पास, मंगोलों की लूट से कई नगर समाप्त हो गए, उद्योग धंधे नष्ट भ्रष्ट हो गए, मंगोल सैनिकों द्वारा हजारों लोगों की हत्या कर दी गई और असंख्य लोगों को दास बना दिया गया, और भूमिगत नहर, कनात भी कहते हैं ना, ये भूमिगत नहर या कनात की नियमित मरम्मत रुक जाने से मरुस्थल का विस्तार होने लगा। यहाँ पर आपको जो बिंदु बताए गए हैं, जो पॉइंट्स हैं, ये सभी सही है ना। मंगोल सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा, तो बिल्कुल मंगोलों की लूट से कई नगर समाप्त हो गए, है ना, उन नगरों का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया था। ऐसे कई सारे नगर थे, जैसे बुखारा, समरकंद, बल्ख, ओट्रार, निशापुर, हेरात आदि ऐसे नगर थे जिसको पूरी तरीके से लूट लिया गया और उन्हें समाप्त कर दिया गया। उद्योग धंधे नष्ट भ्रष्ट हो गए, जहाँ जहाँ पर इसने हमले किए वहाँ पर उद्योग धंधे भी पूरी तरीके से समाप्त हो गए। मंगोल सैनिकों द्वारा हजारों लोगों की हत्या कर दी और असंख्य लोगों को दास बना दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मंगोल सैनिकों द्वारा जहाँ जहाँ पर हमला किया गया उन नगरों के जितने भी नागरिक थे उनको भी मार दिया गया। यदि आप हमारी बुक का अध्ययन करेंगे तो आप देख पाएंगे कि 1220 में निशापुर पर जब उसने अधिकार किया तो लगभग 17 लाख लोगों को मार दिया गया था, और हिरात पर जब उसने अधिकार किया तो 16 लाख लोगों को लगभग उसने मार दिया था, ठीक है। और भूमिगत नहर, कनात की नियमित मरम्मत रुक जाने से मरुस्थल का विस्तार होने लगा, है ना। जो कनात थी, जो नहरें थी, उनका भी नियमित रूप से मरम्मत नहीं हो पाई, जिस कारण पानी की कमी आने लग गई और मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे होने लगा। यह मंगोल सैन्य अभियानों का क्या प्रभाव पड़ा, यह आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन तैयार होगा, मंगोल सैन्य अभियानों का विश्व पर क्या प्रभाव पड़ा, तो भी आप यह पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंगोलों के लिए व्यापार इतना महत्वपूर्ण क्यों था। यह तो बहुत वेरी आईएमपी क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आपको, स्टेपी प्रदेश में संसाधनों की कमी, शिकार संग्राहक, चीन से वस्तु विनिमय में पशु तथा घोड़ों के बदले लोहे के उपकरण प्राप्त करना, और पशुओं के संग्राहक। तो यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं ये चारों बिंदु आपके सही हैं। यहाँ पर इसका आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका
क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, तो इसका आंसर आप जरूर अवलोकन करें। अधिकांश मंगोल पशुपालक एवं शिकारी संग्राहक थे। ठीक है, जो मंगोल थे वो ज़्यादातर या तो पशुपालक थे या शिकारी संग्राहक थे, है ना। शिकारी को मारते थे और उनका संग्रह करके उनको भी बेचते थे। उन्हें कृषि उत्पादों की प्राप्ति व्यापार से हो सकती थी, है ना। कृषि उत्पादों की जो प्राप्ति, जो भी कृषि से संबंधित जो चीज़ें होती थी वो व्यापार से ही संभव थी, क्योंकि स्टेपिक क्षेत्र में संसाधनों की कमी थी। वहाँ पर इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे जिससे खेती व्यवस्थित रूप से की जा सके। ठीक है, कृषि बहुत ही सीमित क्षेत्र में की जाती थी, मतलब नहीं के बराबर खेती की जाती थी। अतः मंगोलों के लिए पड़ोसी चीन से वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करना आवश्यक था। अब उन्हें कृषि से संबंधित कुछ भी चीज़ों की आवश्यकता होती थी तो वह अपने पड़ोसी जो चीन था उससे वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार करते थे। वस्तु विनिमय, जो उनके वहाँ वस्तु नहीं थी वो वस्तु देते थे और कृषि से संबंधित वस्तु उनसे प्राप्त करते थे। मंगोल लोग घोड़े और अन्य पशुओं के शिकार आदि के बदले चीनी लोगों से कृषि उत्पाद तथा लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे। ठीक है, लोहा और कृषि उत्पाद उनके पास में उपलब्ध नहीं थे तो वह घोड़े और अन्य पशुओं के शिकार के बदले उनसे चीनियों से कृषि उत्पाद और लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे, क्योंकि उन्होंने स्वयं को कृषि कार्यों में नहीं लगाया था। ठीक है, तो कृषि उत्पादों की प्राप्ति के लिए उनकी व्यापार पर निर्भरता काफ़ी बढ़ गई थी, इसलिए उनके लिए व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो निश्चित ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी IMP है। ये आप पॉइंट्स में भी इसको लिख सकते हैं, पॉइंट्स बनाकर भी, जो आपको यहाँ पर पॉइंट बता दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी। ठीक है, ए भाग में आपको सामने दिखाई दे रहा है मंगोलों की सबसे बड़ी सैन्य इकाई, उसके नीचे दे रखा है मध्य एशिया के निवासी, फिर दे रखा है साम्राज्य की सीमा, हरे भरे क्षेत्र और सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर। और ऊपर की ओर दिखाई दे रहे हैं आपको ऑप्शन बाज, स्टेपी, तुमन, यायावर और उलूस। ठीक है, तो जब भी हम सही जोड़ी हल करें तो आप जो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ इसका आंसर ये है, पहले वो कर लीजिएगा और बाद में जो बच जाए उस पर अपना दिमाग लगाइएगा। ठीक है, तो मंगोलों की सबसे बड़ी सैन्य इकाई क्या अभी हमने पढ़ा था, जो सबसे बड़ी सैन्य इकाई थी वो क्या थी, तुमन, है ना। सबसे बड़ी सैन्य इकाई क्या है, तुमन, जिसमें 10,000 सैनिक सम्मिलित होते थे। मध्य एशिया के निवासी को क्या कहा जाता है, यायावर। मंगोल और मंगोल के आसपास का जो क्षेत्र था वह मध्य एशिया माना जाता है और मध्य एशिया के जो निवासी थे उनको यायावर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑप्शन दे रखा है साम्राज्य की सीमा। अब साम्राज्य की जो सीमा थी इसको हम उलूस कहते हैं, यह आप बहुत अच्छी तरीके से थोड़ा सा दिमाग में सेव कर लीजिएगा। उलूस, इसके जो 4 पुत्र थे, चंगेज खान के जो 4 पुत्र थे, तो पूरे साम्राज्य को इसने 4 टुकड़ियों में बांटा था जिसको उलूस कहा जाता है। तो साम्राज्य की उलूस से का तात्पर्य क्या हुआ, साम्राज्य की सीमा। ओके, नेक्स्ट है आपका हरे भरे क्षेत्र। तो हरे भरे क्षेत्र हम कई बार पहले भी आप इसके पहले वाले लेसन में पढ़ चुके हैं, स्टेपी कहा जाता है। हरे भरे क्षेत्र को ही स्टेपी कहा जाता है। यदि आपने इस्लाम का उदय विस्तार में भी आपने हरे भरे क्षेत्र के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ पर हरे भरे क्षेत्र को नखलिस्तान कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, और लास्ट है आपके पास सुरक्षित यात्रा के लिए व्यापारियों द्वारा दिया जाने वाला कर। तो ये कर कहलाता है बाज। ये आप जरूर याद रखिएगा, मंगोल जो सुरक्षित यात्रा के लिए जो व्यापारियों से कर लेते थे उसको बाज कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हो गई। अब हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन, जो निबंधात्मक क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको अंक आवंटित नहीं किए गए हैं, ये अभ्यास कार्य के लिए आपको दिया गया है। चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था क्या थी। तो निश्चित ही नोयान व्यवस्था के बारे में आप इसके पहले बहुविकल्प क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, वही आंसर आपको यहाँ पर वापस रिपीट करना है ना। तो यहाँ पर आपको इसके अंक आवंटित नहीं किए गए, तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हम इसे भी याद जरूर करें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चंगेज खान द्वारा स्थापित नोयान व्यवस्था। तो इसने क्या करा था, चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों
जोची, चगताई, ओगोदई और तोले नाम बड़े अटपटे हैं। नाम आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। चंगेज खान ने अपने 4 पुत्रों के नेतृत्व में सैन्य टुकड़ियों का जो गठन किया था उसे नोयान कहा जाता है। ये आपका 2 नंबर में इतना आप लिख देंगे पर्याप्त है। लेकिन यही प्रश्न यदि 4 नंबर में आता है तो आपको थोड़ा सा इसको और लिखना पड़ेगा। नोयान के कप्तान महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे जिनका चयन विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाता था, है ना। नोयान के जो कप्तान होते थे, अलग अलग जो सैन्य टुकड़ियां थी उनके जो कप्तान बनाए जाते थे, कैप्टन बनाए जाते थे, उनके लिए विशेष प्रक्रिया के तहत उनका चयन किया जाता था। चंगेज खान ने इस नवीन व्यवस्था में अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को शामिल किया था। सबसे महत्वपूर्ण बात है उसमें, इस प्रक्रिया में जिसको भी शामिल किया गया था वो उसके खास विश्वसनीय व्यक्ति थे, उन्हीं को इसमें शामिल किया गया था जिन्होंने बड़ी निष्ठा से विपत्ति में उसका साथ दिया था। जो कठिनाई में उसके साथ थे उनको इस सैन्य टुकड़ियों में उससे शामिल किया गया, उनको कैप्टन भी बनाया गया था। ऐसे अनेक लोगों को चंगेज खान ने सार्वजनिक रूप से आंडा कहा है। ठीक है, आंडा, आंडा का अर्थ होता है सगे भाई जैसा। जैसे सगा भाई होता है, सगे भाई के लिए आंडा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो उसके जो खास लोग थे, विश्वसनीय लोग थे, उनको इसमें शामिल किया गया था और उन्हें आंडा कहकर सम्मानित भी किया था। आंडा अर्थात वह मेरे सगे भाई जैसे हैं। नोयान व्यवस्था के कारण ही वह विशाल साम्राज्य का महानायक बन पाया। तो यह हमारा टेस्ट एवं अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। अब हम इसको सबमिट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं व्यू स्कोर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन व्यू स्कोर के पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ सी प्रीवियस रिस्पॉन्स, मतलब ये टेस्ट इसके पहले किसने दिया, एडिट यूर रिस्पॉन्स। आपने जो अभी आंसर सेलेक्ट किए हैं, यदि आप उसको चेंज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, एक बार फिर से आप ये टेस्ट या अभ्यास कार्य दे सकते हैं। अब हम आ जाते हैं हमारे व्यू स्कोर पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25 आउट ऑफ 25 अंक प्राप्त कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने टेस्ट और अभ्यास कार्य दिया है उसके सभी क्वेश्चंस सही है। निश्चित ही आपको यह टेस्ट और अभ्यास कार्य पसंद आया होगा। आप स्वयं भी इस टेस्ट एवं अभ्यास कार्य में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक उपलब्ध करवाई गई है, उस पर जाकर आप स्वयं का अवलोकन जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल योर डेस्टिनेशन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।